इस पार्ट में हम लोग फिर 10 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, 10 सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे जो कि टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम से इंटरव्यू तक के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सर्किल के 10 सूत्रों के बारे में स्टडी किया जो टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। डियर स्टूडेंट्स, मैं एमके श्रीवास्तव मैथ सिविल चैनल में आपका स्वागत करता हूं और सर्किल के इस पार्ट नंबर 2 को प्रोसीड करता हूं। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे लेक्चर का सही मतलब आप समझ सकें। इस लेक्चर में हम सर्किल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलों को पढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन को आपको पढ़ के सुना दूंगा। आपको अपने मन में क्वेश्चन का आंसर समझना है, फिर उसके बाद हम आंसर को बताएंगे और उस आंसर से आप अपने द्वारा दिए गए आंसर को टैली कराएंगे और आप खुद को समझेंगे कि सर्किल का चैप्टर हमें कितना तैयार है। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन को आपको देखना है या क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं, उसका जवाब आपको सोचना है, फिर उसके बाद हम आंसर को बताएंगे, फिर आप उसको टैली कराइए कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वृत्त के व्यापक समीकरण के केंद्र का निर्देशांक बताइए। व्यापक समीकरण का मतलब होगा जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। वृत्त के व्यापक समीकरण के केंद्र का निर्देशांक आपको बताना है। तो सोच लीजिए इसको और इसका जवाब हम आपको बताते हैं। हम ये जानते हैं कि जो वृत्त का व्यापक समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये वृत्त का व्यापक समीकरण होता है और इस समीकरण से जो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक निकलता है वो होता है -g, -f। तो वृत्त के केंद्र का, अगर वृत्त का व्यापक समीकरण आपको दिया है तो उसके केंद्र का निर्देशांक -g, -f होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के व्यापक समीकरण यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल की त्रिज्या का सूत्र बताइए। अगर वृत्त का व्यापक समीकरण ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये वृत्त का व्यापक समीकरण होता है, तो त्रिज्या का सूत्र क्या होगा ये आपको बताना है। वृत्त के व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर हम त्रिज्या यानी कि r की वैल्यू निकालें तो वो होती है √g² प्लस f² माइनस c। ये वृत्त के व्यापक समीकरण से उसकी त्रिज्या का फार्मूला होता है। तो आप अपने आंसर को टैली कर लीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वृत्त के व्यापक समीकरण में अचर पद c का मान बताइए। जैसे ये वृत्त का व्यापक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें c का मान बताना है। ये जो अचर पद c है इसका मान बताना है कि ये क्या होता है, यानी इसके लिए सूत्र हमको बताना है। तो हम ये जानते हैं कि त्रिज्या का फार्मूला, अभी जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि त्रिज्या का फार्मूला होता है r इक्वल टू g² प्लस f² माइनस c। अगर इसको हम
दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दें तो हमें मिलता है आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और सी को हम लेफ्ट साइड में ले करके आर स्क्वायर को राइट साइड में कर देते हैं तो हमें सी का फार्मूला मिल जाता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये सी का फार्मूला बन जाता है। तो वृत्त के व्यापक समीकरण से सी का मान जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन है कि वृत्त के व्यापक समीकरण से निरूपित वृत्त के वास्तविक होने का प्रतिबंध बताइए। यानी कि वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। आपको एग्ज़ाम में ये नहीं दिया रहेगा, केवल आपको ये क्वेश्चन ही दिया जाएगा। उसमें रहेगा कि वृत्त के व्यापक समीकरण से निरूपित वृत्त के वास्तविक होने का प्रतिबंध बताइए। केवल आपसे इतना ही पूछा जाएगा। अब आपको इसका जवाब देना है, सोच के बताइए। तो चलिए हम बताते हैं आपको। ये वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। अब इस समीकरण से जो वृत्त निरूपित होगा वह वृत्त वास्तविक कब होगा, ये प्रतिबंध हमको बताना है। तो इसमें मुख्य बात तो ये है कि कोई भी वृत्त वास्तविक यानी रियल तब होता है जब उसकी त्रिज्या पॉजिटिव होती है, यानी उसका रेडियस पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह वृत्त वास्तविक होगा कब, जब r इज़ ग्रेटर दैन 0 होगा। जब इस वृत्त की त्रिज्या पॉजिटिव होगी यानी ग्रेटर दैन 0 होगी तब यह वृत्त वास्तविक होगा। अब r क्या होता है ये हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि r होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और इज़ ग्रेटर दैन 0 ये रहेगा। तो अगर हम दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज़ ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब ये हुआ कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन सी। यह एक कंडीशन बन जाती है जबकि वृत्त वास्तविक होता है। कंडीशन तो ये भी है, अगर हम कह दें r इज़ ग्रेटर दैन 0 तो ये भी सही है। अगर हम कह दें कि अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज़ ग्रेटर दैन 0 ये भी सही है। अगर हम कह दें कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज़ ग्रेटर दैन 0 तो ये भी कंडीशन है। और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन सी यह भी एक कंडीशन है, यह भी सही है। लेकिन क्वेश्चन के आंसर में ऑप्शन में जो आपको दिया रहेगा उसी हिसाब से आपको टिक करना होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वृत्त के व्यापक समीकरण से निरूपित वृत्त के बिंदु वृत्त होने का प्रतिबंध बताइए। बिंदु वृत्त यानी कि पॉइंट सर्किल होने का प्रतिबंध आपको बताना है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हमने ये भी देखा कि कोई भी वृत्त वास्तविक कब होता है, जब उसकी त्रिज्या पॉजिटिव होती है। इसी तरीके से कोई भी वृत्त बिंदु वृत्त कब होता है, यानी कि जैसे यह एक वृत्त है, इसकी जो रेडियस है इसकी रेडियस पॉजिटिव है यानी कि 0 से ज़्यादा है। इसकी रेडियस अगर घटेगी, छोटी होती चली जाएगी तो ये सर्किल भी छोटा होता चला जाएगा। ये सर्किल और छोटी होगी, ये सर्किल और छोटी होती, जैसे जैसे इसका रेडियस घटता जाएगा वैसे वैसे ये सर्किल छोटी होती चली जाएगी। और लास्ट में एक समय ऐसा आएगा जब इसका रेडियस 0 हो जाएगा, तब आपको एक पॉइंट मिलेगा। और इस कंडीशन में हम इस सर्किल को पॉइंट सर्किल यानी कि बिंदु वृत्त कहते हैं।
तो बिंदु वृत्त होने की जो शर्त होती है वो होती है r = 0, यानी कि त्रिज्या अगर 0 हो जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 0 हो जाए तो उसको हम बिंदु वृत्त कहते हैं। तो त्रिज्या का फार्मूला इस व्यापक समीकरण से होता है g² + f² - c अंडर रूट के अंदर इस, और ये =0 है तो =0। ये एक कंडीशन बन जाती है। इस कंडीशन को अगर हम चाहें तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि g² + f² - c =0। ये भी बिंदु वृत्त होने की शर्त है। अगर हम c को ट्रांसपोज कर दें राइट साइड में तो हमें मिलेगा g² + f² = c। तो ये भी एक कंडीशन बन जाती है जो कि बिंदु वृत्त को प्रदर्शित करता है। तो ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, चारों एक ही आपने देखा कि हमने यहीं से सबको डिराइव किया है, सबको निकाला है। तो कोई वृत्त का व्यापक समीकरण जिस वृत्त को प्रदर्शित करता है वह वृत्त बिंदु वृत्त कब होता है? जब उसकी त्रिज्या 0 होती है। मुख्य बात यही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्ज़ाम और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इंटरव्यू में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए जिससे कि आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर सकें। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वृत्त के व्यापक समीकरण से निरूपित वृत्त के काल्पनिक वृत्त यानी इमेजिनरी सर्किल होने का प्रतिबंध बताइए। वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, यह काल्पनिक वृत्त कब प्रदर्शित करेगा, ये आपको बताना है। तो यह वृत्त काल्पनिक वृत्त तब होगा जब इसकी त्रिज्या यानी r > 0 होगी। यही मेन कंडीशन होगी कि जब उसकी त्रिज्या नेगेटिव हो जाएगी तब वह काल्पनिक वृत्त होगा। यानी कि कोई ऐसा वृत्त नहीं बनता है जिसकी त्रिज्या नेगेटिव होती है। त्रिज्या हमेशा पॉजिटिव होती है और या तो फिर 0 होती है। किसी भी वृत्त की त्रिज्या कभी नेगेटिव नहीं होती। अगर उस वृत्त की त्रिज्या को नेगेटिव कहा जाता है यानी <0 कहा जाता है, इसका मतलब हुआ कि वह वृत्त काल्पनिक वृत्त होगा। तो ठीक उसी तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि r की जगह हम रख देते हैं √g² + f² - c < 0 होगा, या इसको हम कह सकते हैं कि g² + f² - c < 0, या इसको हम लिख सकते हैं g² + f² < c। तो ये कंडीशन बन जाएगी जबकि वृत्त काल्पनिक वृत्त होगा यानी यानी कि वृत्त का व्यापक समीकरण एक काल्पनिक वृत्त को प्रदर्शित करता है, एक इमेजिनरी सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को देखा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वृत्त के व्यास रूप समीकरण से व्यास ज्ञात करने का सूत्र बताइए। वृत्त का जो व्यास रूप समीकरण होता है वो होता है x - x1 x - x2 + y - y1 y - y2 = 0। वृत्त का व्यास रूप समीकरण होता है। इससे वृत्त का व्यास ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है। तो हम आपको बताएं कि जैसे यह एक वृत्त है और इसका ये व्यास AB है, इसका केंद्र O है। इसके व्यास के सिरों के निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 होते हैं।
तो हमें इसका व्यास यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें बतानी है, यानी ए बी के बीच की दूरी हमें बतानी है, यानी कि ए बी की लेंथ क्या होगी वो हमको बताना है। तो ए बी के बीच की दूरी हम दूरी के सूत्र से निकाल देते हैं। व्यास ए बी, चाहे व्यास कहिए चाहे ए बी की लंबाई कहिए, ये हो जाएगी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है वृत्त के व्यास रूप समीकरण से व्यास ज्ञात करने का सूत्र। अगर कोई आपसे पूछता है कि वृत्त के व्यास रूप समीकरण से व्यास ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो उसके व्यास के सिरों के निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 होते हैं। तो ए बी का फार्मूला जो होगा, ए बी के बीच की जो दूरी का सूत्र होगा वही व्यास होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संकेंद्री वृत्त किसे कहते हैं, यानी कि कंसेंट्रिक सर्किल किसे कहते हैं। संकेंद्री वृत्त की परिभाषा आपको बतानी है, तो पहले आप सोच लीजिए और उसके बाद फिर हम इसका आंसर आपको बताते हैं। संकेंद्री वृत्त का मतलब होता है कि दो ऐसे वृत्त होते हैं जिनका केंद्र एक समान होता है लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं। जैसे ये एक वृत्त है, इसका केंद्र h, k है और इसकी त्रिज्या r1 है। ये एक दूसरा वृत्त है जिसका केंद्र यही h, k है लेकिन त्रिज्या r2 है। यहाँ पर r1 इज़ नॉट इक्वल टू r2, दोनों की त्रिज्याएं एक समान नहीं हो सकती है, तो ऐसे वृत्तों को संकेंद्री वृत्त कहते हैं। यानी कि इसकी परिभाषा बन जाती है कि वे दो वृत्त जिनके केंद्र एक हों, एक समान हों लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हों, संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। वे दो वृत्त जिनके केंद्र एक समान हों लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हों, संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। एक अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं जो कि संकेंद्री वृत्त से ही रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन है संकेंद्री वृत्त यानी कंसेंट्रिक सर्किल्स का समीकरण बताइए। हमने आपको बताया कि यह एक सर्किल है जिसका केंद्र h, k और त्रिज्या r1 है, और ये एक दूसरा सर्किल है जिसका केंद्र h, k लेकिन त्रिज्या r2 है। तो इन दोनों वृत्तों के समीकरण को हम लिख देंगे, वही संकेंद्री वृत्त का समीकरण हो जाएगा। जैसे अगर हम अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या लिखें तो ये कौन सा फॉर्म है, ये है कि इस वृत्त का केंद्र हमें पता है और इसकी त्रिज्या हमें पता है, तो इसे हम वृत्त का केंद्रीय रूप कहते हैं। यानी यहाँ पर हम वृत्त के केंद्रीय रूप का इस्तेमाल करेंगे तो वो होगा संकेंद्री वृत्त का समीकरण जो बनेगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर। ये इस अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या, ये इस अंदर वाले वृत्त का समीकरण हो गया। अब हम इस बाहर वाले वृत्त के समीकरण को लिखेंगे, वो होगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r2 स्क्वायर। ये जो समीकरण है, ये दोनों समीकरण एक साथ संकेंद्री वृत्त के समीकरण कहे जाते हैं। यानी जब हमसे संकेंद्री वृत्त का समीकरण पूछा जाएगा तो हम दोनों समीकरणों को बोलेंगे और साथ में एक कंडीशन और बताएंगे कि r1 इज़ नॉट इक्वल टू r2। ये भी एक कंडीशन है
संकेंद्री वृत्त के लिए वृत्त का समीकरण तो हम बताएंगे ही, साथ में इसको भी हमें बताना है कि दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है क्या संकेंद्री वृत्त के केंद्र एक समान होते हैं, तो आप कहेंगे हाँ। पूछा जाए क्या संकेंद्री वृत्त की त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं, तो आप कहेंगे हाँ। तो इस टाइप से इस संकेंद्री वृत्त की डेफिनेशन को हम लोगों ने देखा और इसके समीकरण को भी हम लोगों ने देख लिया। और अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पार्ट का 10th और लास्ट क्वेश्चन है कि यदि वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है तब वृत्त के व्यापक समीकरण में c का मान कितना होता है। यानी कि अगर कोई वृत्त है जो कि मूल बिंदु से होकर के जाता है, तब जो वृत्त का व्यापक समीकरण होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इस व्यापक समीकरण में इस c का मान कितना होता है। तो जब यह वृत्त का व्यापक समीकरण इस वृत्त मूल बिंदु से होकर के जाएगा, तब इस कंडीशन में इस c का मान 0 होता है। ये इसकी कंडीशन होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पार्ट 2 में भी 10 क्वेश्चन को देखा, जो कि आपके एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप पॉज करके पहले क्वेश्चन को सुनिए और इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, पहले आप उन क्वेश्चंस को सुनिए और फिर वीडियोस को पॉज करके पहले आंसर बताइए और उसके बाद फिर बताए गए आंसर से टैली कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो अगर ये वीडियो आपकी समझ में आती है तो आप वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।